तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथ ही में आपको ये भी पता होगा कि आपका जो यूपी बोर्ड का टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है और आपका जो परीक्षाएं वो आपकी 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। यदि हम लोग बायोलॉजी का आज का वीडियो होने वाला तो बायोलॉजी का यदि हम लोग पेपर की बात करें तो बायोलॉजी का पेपर आपको होने वाला है 29 फरवरी को। तो 29 फरवरी तक आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है ताकि आप लोग अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए क्लास 12th की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर पक्का करने के लिए। तो उसमें आपको सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको होना चाहिए, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करने होंगे। पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, सबसे पहले उनको आपको यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, 100 बने, चाहे 150 बने, चाहे 200 बने, सभी को यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा यदि आपको 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना है। उसके अलावा जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं पूरी किताब में, उनको भी आपको यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा यदि आपको क्लास 12 की बायोलॉजी में पूरे मार्क्स अचीव करना है। उसके बाद फिर आपका जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है आपका होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और साथ ही में आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो यदि आप लोगों ने पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को तैयार कर लिया ना, तो फिर आपको क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना है। अब हम लोग किस प्रकार से तैयारी करने वाले ताकि आपका ये 70 में 70 नंबर आप लोग लेकर के आओगे। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या-क्या चीज़ आपको पढ़नी है, कैसे पढ़नी है वो भी आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो इन सभी का मैं एक सीरीज चला रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो क्लास 12 बायोलॉजी में आपका जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की है, वो सारे के सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करवा चुका हूँ। 120 प्लस महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बने थे पूरी किताब में, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और उस पर क्लिक करेंगे ना आप, तो फिर आपको सारे के सारे जितने भी महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं पूरी किताब में मिल जाएंगे, आप लोग उसे तैयार कर लेना। उसके बाद में फिर हम लोगों ने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज को भी स्टार्ट किया, जो आपकी पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसकी सीरीज को भी मैंने शुरू किया। और इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 10 तक देख लिया है। ठीक है। यानी कि 10 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा उस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उसके बाद में फिर हम लोगों ने पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं उसकी सीरीज को भी स्टार्ट किया और उसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि कितनी शानदार तैयारी मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। और यदि आप लोगों को 70 में 70 नंबर पक्का करना है ना, तो जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर प्रश्न नहीं बता रहा हूँ मैं, प्रश्न तो बता ही रहा हूँ, साथ में उसका उत्तर भी बता रहा हूँ। तो इतना अच्छा वीडियो और आपको कहाँ पर मिल जाएगा है, ये आप सोचिए यहाँ पर कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उसमें भी आपको प्रश्न के साथ उत्तर भी बता रहा हूँ, सोल्यूशन पूरा करवा रहा हूँ। लघु उत्तरीय प्रश्न में भी जितने भी आपके प्रश्न होते हैं उन प्रश्न तो बता ही रहा हूँ, साथ में सोल्यूशन भी बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा कॉपी में करना है। उसके यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में तो प्रश्न उत्तर दोनों मैं करवा ही चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे जाकर देख सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न की बात करें तो इस सीरीज को भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। यदि आप लोग कमेंट करोगे ना तो ये सीरीज आपकी कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप लोग आज कमेंट कर दो, अच्छा सपोर्ट दिखा दो, फिर ये सीरीज आपकी भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से इतनी मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हो वीडियो को और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अब हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही शानदार तैयारी आप लोगों के लिए होने वाली है। साथ ही में यदि हम लोग बात करें इसी प्रकार से बायोलॉजी, जैसे कि मैं आपको बताया पूरा प्रोसेस किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, उसी प्रकार से फिजिक्स में भी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है, केमिस्ट्री में भी इसी प्रकार से तैयारी करवाई जा रही है और साथ में हिंदी और इंग्लिश में भी तैयारी करवाई जा रही है। तो यदि आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो हमारा चैनल आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी या फिर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स दिया जाता है सभी चैप्टर का जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग लेते हैं। और साथ ही में जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, चाहे आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे आपके अति लघु, चाहे लघु, चाहे दीर्घ, सभी प्रश्न वहाँ पर दिए जाएंगे सोल्यूशन के साथ में। यानी कि प्रश्न उत्तर दोनों चीज़ें वहाँ पर दी जाएंगी पीडीएफ के माध्यम से। तो इसको भी ज्वाइन करना लो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और नंबर हमारा ऐसे भी मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ आपको कि नंबर हो जाता है 97 93 44 0081। तो जिसको भी व्हाट्सएप में ज्वाइन होना है, ग्रुप में ज्वाइन होना है, वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। और एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे।
कि क्या क्या चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, कैसे आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो हम लोग बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्लास 12 बायोलॉजी में जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा में, वो सारे के सारे हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत कर रहे हैं। इस सीरीज में पहला वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। यदि आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा। आज आपका पार्ट नंबर 2 होने वाला है लघु उत्तरीय प्रश्न का, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को भी ध्यान से देखो और साथ ही में जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं डेली बेसिस पे आप लोग तैयार करते हो। चलो, यदि आप लोग क्लास 12 की बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी करवाया जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वीडियो आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए अब हम लोग अपना जो पार्ट नंबर 2 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, आइए अब हम उसको देखते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो आज का जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, आपका होने वाला है कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है लघु उत्तरीय प्रश्न का, तो इसका उत्तर भी आपको पता होना चाहिए कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है और गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, दोनों में हम लोग को अंतर बताना है। तो सबसे पहले आप लोग उत्तर डाल करके हेडिंग लगा दोगे लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन में आप लोग पहला पॉइंट लिखोगे कि यह क्रिया पुंकेसर के पराकोष में होती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो इसे आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो लघु बीजाणु जनन होता है वो आपका पुंकेसर के पराकोष में होता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। इसी में हम लोग गुरु बीजाणु जनन में पहला पॉइंट देखेंगे, तो इसमें आप लोग बताओगे कि यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है, यानी कि जो गुरु बीजाणु जनन होता है आपका बीजांड के अंदर होता है। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया है। अब हम लोग इसमें दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो आपका लघु बीजाणु जनन होता है इसमें परागकण का निर्माण होता है, जिसे हम लोग नरयुग्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि लघु बीजाणु जनन में परागकण का निर्माण होता है और जो आपका गुरु बीजाणु जनन होता है उसमें आपका भ्रूणकोश का निर्माण होता है, या फिर गुरु बीजाणु या फिर भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इनमें दो दो पॉइंट आप समझ गए होंगे। उसके यहाँ फिर लघु बीजाणु जनन की बात करेंगे तो इसमें 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं, यानी कि लघु बीजाणु जनन में आपके 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं, जो कि आपके चारों के चारों सक्रिय होते हैं। वहीं पर यदि हम लोग गुरु बीजाणु जनन की बात करेंगे तो इसमें भी आपको 4 तो प्राप्त होते हैं, लेकिन 3 तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें केवल एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु प्राप्त होता है, यानी कि 4 प्राप्त होंगे लेकिन 3 नष्ट हो जाएंगे, तो केवल और केवल एक ही बचता है, जो कि आपका हो जाता है क्रियात्मक गुरु बीजाणु प्राप्त होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में जो भी आपका अंतर था मैंने आपको बता दिया है। इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ये भ्रूणकोश क्या होता है और भ्रूणपोष क्या होता है, दोनों चीजों को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। सबसे पहला पॉइंट आप बताएंगे भ्रूणकोश में आप लोग पहला पॉइंट बताओगे कि यह आपका अगुणित यानी कि n होता है। वहीं पर यदि हम लोग भ्रूणपोष की बात करेंगे तो आपका ये त्रिगुणित होता है, यानी कि 3n होता है, यानी कि 3n होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग जानते हैं कि जब आपका जो नरयुग्मक होता है, जब आपका द्वितीय केंद्रक के साथ जब आपका संलयन करता है तो उसे हम लोग त्रिगुणन बोलते हैं या फिर त्रिसंलयन बोलते हैं। इसी के कारण आपका भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है। अब भ्रूणकोश में आपका जो दूसरा पॉइंट हो जाता है, आपका हो जाता है कि इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है, यानी कि जो भ्रूणकोश होता है इसका विकास आपका क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। वहीं पर भ्रूणपोष की बात करेंगे तो इसका विकास प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से होता है। तो दो पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें अगला पॉइंट आपका हो जाता है कि यह भ्रूण के विकास में सहायक है। ठीक है, जो आपका भ्रूणकोश होता है आपका भ्रूण के विकास में सहायक होता है, और जो आपका भ्रूणपोष होता है आपका भ्रूण के पोषण में सहायक होता है, यानी कि ये भ्रूण जो आपका भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। भ्रूणकोश की बात करेंगे तो इसमें भोजन संचित नहीं होता है, और भ्रूणपोष में आपका भोजन संचित होता है, क्योंकि यही आपका पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसी वजह से इसमें पोषण कह सकते हैं कि भोजन संचित होता है। तो इस प्रकार से भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर मैंने आपको समझा दिया है। इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है, और इसे अच्छे तरीके से आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हो। कोई इसमें आपको दिक्कत होने वाली नहीं चाहिए, क्योंकि आपका बहुत ही सिंपल सा चित्र होता है, और सिंपल से चित्र में आप लोग आराम से बना सकते हो। ठीक है, और यदि आपको यहाँ पर कोई भी समस्या होती तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हो। तो आपका जो इस प्रकार से बना हुआ है इसको मैं यहाँ पर लाइव में आपको बना करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपका ये बनता है। तो इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, सबसे पहले इस प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक, इस प्रकार से आपका ये ऊपर हो गया, और सेम इसी प्रकार से आपका नीचे भी हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से चित्र बन जाता है। कोई इसमें बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हो। इस प्रकार से आपका चित्र हो जाता है। अब इसमें क्या क्या कर देना है, आपको इसी तरीके से भर देना है, बस आपको कुछ करना नहीं है। इसमें ऐसे भर देना है, ऐसे कर देना है, और इसमें भी आपको इसी प्रकार से भर देना है, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ बनाना है,
और इस प्रकार से यहाँ बनाना है। अब यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका परागकण होता है। इस प्रकार से आप लोग इसको दिखा भी सकते हो कि आपका परागकण होता है, ये आपका परागकण होता है। यहाँ पर एक संवहन मंडल होता है, हम संवहन पूल भी बोल सकते हैं, जो कि चित्र में आप लोग देख ही सकते हो। और फिर ये आपका ये ऊपर वाला त्वचा होती है, हम लोग अधिचर्म बोलते हैं, ये आपका रंध्रक होता है। तो इस प्रकार से जो परिपक्व परागकोश होता है उसकी अनुपस्थ काट का चित्र इस प्रकार से हो जाता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में बना लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार छोटा सा लाइक तो आप लोग कर ही सकते हो। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपका हो जाता है कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर IMP का टिक लगा लेना है। क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है कि भ्रूणपोष क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों का भी हम लोग को वर्णन करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके उत्तर में बताएंगे कि आवर्त बीजियों में भ्रूणपोष त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है, यानी कि जब आपका नरयुग्मक जो होता है, जब आपका द्वितीय कोशिका से संयोजन कर लेता है तो उससे हम लोग त्रिसंलयन बोलते हैं। और त्रिसंलयन के फलस्वरूप ही आपका भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसी कारण ये आपका त्रिगुणित यानी कि 3n होता है। भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इस प्रकार से आपका हो गया। आगे आप उसमें बताएं कि आवर्तबीजी पादपों में विकास के आधार पर भ्रूणपोष निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें आप लोग 3 प्रकार को समझेंगे। पहला प्रकार आपका होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, और दूसरा आपका होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा आपका होता है माध्यमिक भ्रूणपोष। तो इस प्रकार से तीनों प्रकारों को आप लोगों को समझ लेना है, बस आपका ये जो क्वेश्चन होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग केंद्रीय भ्रूणपोष के बारे में समझेंगे। तो इसमें आप लोग बताओगे कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है वो तो बार बार विभाजित होता रहेगा, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए हम उसको केंद्रीय भ्रूणपोष बोलते हैं। दूसरा इसमें हो जाता है कोशिकीय भ्रूणपोष। तो इसमें आप लोग बताओगे इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। यानी कि कहने मतलब ये है कि केंद्रीय भ्रूणपोष में कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है इसमें आपका कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, इसी वजह से हम लोग इसको कोशिकीय भ्रूणपोष बोलते हैं। इस प्रकार से आपका ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा आपका इसमें हो जाता है माध्यमिक भ्रूणपोष। तो इसमें आप लोग बताओगे कि यह केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था है। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, परंतु इसके बाद मुक्त केंद्रक पाया जाता है, माध्यमिक भ्रूणपोष कहलाता है। तो इस प्रकार से भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष के प्रकार क्या होते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।